लेकिन मैं इस गैप को गैप की तरह नहीं देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये 5 साल जो मेरे गैप थे, ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने लाइफ से सीखा। और ये चीज़ मुझे शायद अगर मैं इंडस्ट्री में शुरुआत में आ जाता तो मेरे को शायद इसके 10 साल लग जाते यही एक्सपीरियंस लेने में। बहुत रेयर होता है कि कोई एक ही बार में क्रैक कर ले। मेरे को तो 8 अटेम्प्ट लगे थे, ये मेरी 9वां अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर कर पाया। अकेले कर सकता है। देखिए, इस फील्ड में सबसे कमाल की बात ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है बाकी फील्ड्स की कंपैरेटिवली। मैंने स्किल्स में सबसे पहला जो वर्ड मैंने यूज़ किया, पावर बीआई। जो भी रेज्यूमे में है आप वही चीज़ आपको बतानी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर कभी मत आने दीजिए, क्योंकि आप याद रखिए जिस दिन ज़िंदगी आपको नीचे गिराएगी आप ऐसे गिरेंगे कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप चाहे ज़िंदगी में जो भी चीज़ चुने अपने लिए। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जो समय होता है वो हर किसी की परीक्षा लेता है। आप भले ही कितने भी बड़े 30 मार खान हो, ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, और आप जब उस परीक्षा में सफल होंगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। डेटा साइंस करके आजकल काफ़ी एक अच्छी फील्ड है और इसमें ग्रोथ काफ़ी हो रही है। इंडिया में पिकअप इंडस्ट्री है और ये अगले कम से कम 20-25 साल तक बहुत ग्रो करने ही वाली है। मैं मतलब हमेशा डरता था इसीलिए कंप्यूटर से, तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि कंप्यूटर ली ही नहीं, बायोलॉजी ले ली। प्रेशर था निशांत भाई, बहुत सारा था। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपने अंदर से डर हटाइए। आप भी इस समाज का हिस्सा है और आपको भी नौकरी मिलेगी, बस भरोसा रखिए कि आप जब शुरुआत में ये सारी स्किल सीख लेंगे तो आपको खुद एक अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स कौन सी है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए तो आपको नौकरी में आसानी होगी। मैंने की, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है इंडिया में, कि आप थोड़ा दिन एक दिन भी एक्स्ट्रा घर पे बैठ गए तो लोगों को यही लगने लगता है निठल्ला है। कि हम जो लड़के होते हैं ना, हम पे और ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जिंदगी में, तो और हमको कोई समझता नहीं है। लोगों को यही लगता है यार ये तो लड़का है, आवारा ही है, इसीलिए तो कुछ कर नहीं रहा अभी। लेकिन हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। जो भी हमें देख रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपने पे भरोसा रखिए और वो कीजिए जो आपका दिल कहता है, और आप जरूर सफल हो। हेलो, मैं हूं निशांत और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमन के साथ। अमन उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने 2015 में अपनी इंजीनियरिंग नॉन आईटी बैकग्राउंड से की। उसके साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर करते रहे और यहाँ पर 5 साल का ईयर गैप होने के बावजूद वो यहाँ पर टीचिंग किए। टीचिंग करने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म किया डेटा एनालिस्ट के लिए, और आज एक बहुत ही अच्छी कंपनी में डेटा एनालिस्ट के जॉब में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एक अच्छे पैकेज के साथ। तो अमन की एक इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसमें अमन ने कैसे एक रिज्यूम बिल्डिंग किया, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या उनके इंटरव्यू के रिजेक्शंस रहे। उन्होंने 8 इंटरव्यू में यहाँ पर रिजेक्शन देखा, उसके बाद 9 नंबर के इंटरव्यू को उन्होंने यहाँ पे क्रैक किया। ये सारी चीजें हम लोग आज अमन के से देखेंगे, अमन के साथ डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के लिए फ्री वर्कशॉप भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री कंटेंट देखने के लिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए आज हम लोग अमन की एक इंस्पायरिंग सॉलिड स्टोरी को देखते हैं और मिलते हैं अमन के साथ। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे अमन से पूछ लिया कि अमन हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, अब कितना टाइम हमें लगा पढ़ने के लिए डेटा एनालिस्ट के लिए, डे 1 से लेके हमारा कितना टाइम लगा। अमन काइंडली व्यूअर्स को ये बताएं कि एक डेटा एनालिस्ट की तैयारी के लिए कितना टाइम हमें लगता है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, उसके अकॉर्डिंग। हाँ निशांत, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी अपने आप को समय कितना दे पा रहा है। कुछ कुछ लोग जो हमें देख रहे होंगे वो हो सकता है अपना डोमेन स्विच कर रहे हो, काम कर रहे हो और वो अपने डोमेन को स्विच करने की सोच रहे हो, तो उन लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। और जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट है उनके पास समय ही समय है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और वो साथ में डेटा एनालिस्ट करना चाहते अधिकतर हैं। ये होता है अमन कि कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशन होते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो हाँ, यही यही निशांत, तो मैं यही कह रहा था कि अब जैसे मैं ही हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं काम नहीं करता था तो उस समय मैं कंसिस्टेंटली 2 से 3 घंटा देता था हर स्किल्स के लिए। और आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो स्किल पढ़ी है, आप कम से कम उसके लिए 2 से 3 हफ्ता रखिए, क्योंकि आपको उसको समझने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो इससे आप लगा लीजिए, अगर आप दिन भर के क्वालिटी के 4 घंटे दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने में। अगर आप उसको कम कर लीजिए तो आप महीने बढ़ा लीजिए। अगर लेट्स से आप 2 घंटा दे पा रहे कंसिस्टेंटली, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने में एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन के तैयार हो जाएँगे। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप समय कितना दे पा रहे हैं। तो आपको व्यूअर्स, कितना ये टाइम आपके लगा था ऊपर है। अमन, 6 महीना? आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग। हाँ, मेरे को लगा था
7.5 महीने के आसपास लगा होगा, क्योंकि मेरे को शुरुआत में पाइथन पिकअप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और बाकी चीज़ें बहुत सिंपल थी। तो पाइथन को समझने में और उसको बाकी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करने में मेरे को थोड़ा समय लगा। आप लगा लीजिए 2 से ढाई महीना लगा होगा। अमन के एक्सपीरियंस से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट पूरा फुल टाइम यदि टाइम दे रहा है तो उसे लगभग लगभग 6 to 7 months प्लस जो है लग सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि वो आर्ट्स के फील्ड से हो सकता है वो कॉमर्स के फील्ड से हो, जिनको इंस्टॉलेशन भी नहीं आता है, तो हो सकता है कि उन्हें 9 months या 10 months भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर सीख जाएंगे। राइट अमन? बिल्कुल निशांत, ये बिल्कुल भी जादू की छड़ी नहीं है। जो भी हमें देख रहे हैं मैं उनको यही बता दूं कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे ज़िंदगी में जो भी चीज़ चुने अपने लिए, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जो समय होता है वो हर किसी की परीक्षा लेता है। आप भले ही कितने भी बड़े 30 मार खान हो, ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी और आप जब उस परीक्षा में सफल होंगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो कंप्लीटली एग्री डरिए मत, करता हूँ अमन आपकी हारिए बात मत से। और बस भरोसा रखिए। यस, अमन का कहने का मतलब है कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, है ना? तो देखिए, बिल्कुल। हमने यहाँ पर अमन से पूछ लिया है अभी तक कि अमन की जर्नी कैसी रही, अमन के रिजेक्शंस हम लोगों ने देखे। अब हम लोग वापस से फिर से रिजेक्शंस पे आते हैं, क्योंकि रिजेक्शन ही सिलेक्शन का एक मार्ग होता है। तो यहाँ पर अमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटरव्यू में रिजेक्शंस कितने हुए? क्योंकि सबको लगता है कि हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, मतलब पहला इंटरव्यू क्रैक कर देंगे। तो आपकी बहुत जर्नी कैसे रही? बहुत रेयर होता है कि कोई एक ही बार में क्रैक कर ले। मेरे को तो 8 अटेम्प्ट लगे थे। ये मेरी 9वां अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर कर पाया हूँ सारे राउंड। तो शुरुआत के जो मेरे अटेम्प्ट थे, मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से जल्दी सीख सकते हैं। तो मेरी गलती ये रही कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे कभी खेलता ही नहीं था। मेरी स्ट्रेंथ थी पावर बीआई और मैं खेलता रहा या दिखाता रहा पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सब। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी एसक्यूएल स्ट्रेंथ है तो आप उसको रेज्यूमे में टॉप पे लिखिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हों उसी से रिलेटेड पूछे जाएं आपसे। प्रोजेक्ट भी आप उसी से रिलेटेड कीजिए। तो शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि आपकी जो टॉप की 2 स्किल्स हैं रेज्यूमे में जो आपने लिखी हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो ये इसमें आपको कम टाइम लगेगा, आप जल्दी क्रैक कर पाएंगे कोई इंटरव्यू। लेकिन इसके बावजूद आप ये सब कर रहे हैं, इसके बावजूद आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिम्मत मत हारिए। आप अपनी गलतियां पकड़िए। हो सकता है आप बात करने में थोड़े कमजोर हो सकता है आप कम्युनिकेशन में थोड़े कच्चे हों, तो अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़े काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको नहीं लगता है कि नहीं यार इससे थोड़ी होगा, लेकिन एक्चुअली में वही चीजें आखिरी में मायने रखती हैं कि आप अपने गैप्स को किस तरह से बता रहे हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी आखिरी के 2 इंटरव्यू में, कि मेरे से जब वो लोग ये पूछते थे कि इतने साल का गैप हो गया, अब आप इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मजाक उड़ाते थे, बट एक्चुअली वो मजाक नहीं, वो देखना चाहते थे कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से शांति से सुनता था पहले, और एक सुलझे ढंग से मैंने उनको यही रिप्लाई किया कि हो सकता है सर आपके देखने का नज़रिया अलग हो, लेकिन मैं इस गैप को गैप की तरह नहीं देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये 5 साल जो मेरे गैप थे, ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने लाइफ से सीखा, और ये चीज़ मुझे शायद अगर मैं इंडस्ट्री में शुरुआत में आ जाता तो मेरे को शायद इसके 10 साल लग जाते यही एक्सपीरियंस लेने में। तो इस तरह से आप अपनी कमजोरियों को इस तरह से बताइए कि वो सामने वाले को आपकी ताकत लगे, क्योंकि कोई भी आपको आपकी ताकत पे रिक्रूट करता है, आपकी कमजोरियों पे रिक्रूट नहीं करता है। तो बस आप ये इस क्वेश्चन पे काफी काम कीजिए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जिनके गैप्स हैं, मैं यही कहूंगा आप इस क्वेश्चन पे खूब काम कीजिए, क्योंकि स्किल तो आप लर्न कर लेंगे, प्रैक्टिस करके मेहनत करके आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या? इस क्वेश्चन का आपको इस तरह से आंसर करना है कि आपकी आई कांटेक्ट बनी रहे इंटरव्यूअर से, आप कॉन्फिडेंट भी दिखें और आप वो बात कर पाएं जो आपने सोच रखी है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी हमें साथ नहीं देती। हम बोलना कुछ चाहते हैं और हम, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखा देती है कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो आप पकड़े जाएँगे। तो आप इसीलिए इस क्वेश्चन पे खूब काम कीजिए। आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए कि आप किस तरह की गलती कर रही है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने की थी अपने आखिरी के 3-4 अटेम्प्ट में। तो तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, और नहीं होता तो शायद मैं आज इधर होता नहीं आपके सामने। सही बात है कि अमन ने, आप देख सकते हैं कि अमन आप लोगों के लिए इतना अच्छा और जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू की खुद से सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको हो पाए तो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू करने चाहिए पहले, आपके किसी सीनियर के साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ, जिससे कि आप इंटरव्यू में जाके घबराए ना। उसके बाद भी यदि आपके 7 से 8 सिलेक्शन होते हैं तो
पक्का है कि आप भी यहाँ पे 9 और 10th नंबर के इंटरव्यू के अंदर भी आप यहाँ पर अपने एक अच्छे डिजायरेबल जॉब को जो है यहाँ पे पा सकते हैं। राइट अमन? बिल्कुल निशान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो अमन, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस होता है, एक जॉब को सर्च करने का जो प्रोसेस होता है, आप जैसे कि हैदराबाद में थे तो आपको तो वॉक भी मिलते होंगे और आप ऑनलाइन भी कई जॉब्स पे जो ओपनिंग है उस पर अप्लाई करते होंगे, राइट? लेकिन वो लड़का या वो लड़की जो एक छोटे शहर में है, जैसे कि आप लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, छोटे शहर के लड़के लड़कियां कैसे जॉब सर्च करें? आपको जॉब सर्च करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? निशात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे ये लगता है कि इस पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि लोग ना गलती करते हैं कि जॉब उनको ढूंढनी कैसी चाहिए। मैंने लिंक्डइन पे काफी लोगों को देखा है, उनको जॉब चाहिए होती है, लेकिन जब मैं उनकी प्रोफाइल खोलता हूँ तो उसके नीचे, उनकी फोटो के नीचे जो शहर लिखा होता है वो इंडिया का कोई एक छोटा शहर होता है जहाँ कंपनियां नहीं होती हैं। देखिए, जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस बड़े शहर में जाके काम करना है। लेट्स से आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद इन जगहों पे काम करना चाहते हैं, तो इनमें से जो शहर आपको चाहिए, सबसे ज्यादा आपके क्लोज हो, आप वही डालिए। क्लोज इन द सेंस जहां आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं काम करना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास सबसे पास था हैदराबाद, तो मैंने हैदराबाद डाल दिया। अब होता क्या है, जब रिक्रूटर आपको सर्च करेगा लिंक्डइन पे कि ठीक है डेटा एनालिस्ट के कौन कौन से लोग तैयार हैं, तो वो डेटा एनालिस्ट कमा हैदराबाद ऐसे करके डालेगा। अब आपने डाल रखा होगा कहीं छोटा शहर हल्द्वानी या कुछ लेह लद्दाख समथिंग, तो आप नहीं मिलोगे ना उसको। अब आप उसको मिलोगे ही नहीं तो आपको रिक्रूट कैसे करेगा? और फिर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जॉब है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, ये पहली गलती होती है। दूसरी गलती, मैंने बहुतों की लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जो कि इनकम्प्लीट सी होती है। वो बस सीधा आते हैं और डाल देते हैं कि हमको नौकरी चाहिए। उनकी प्रोफाइल आप देखिएगा तो आपको काफी चीजें मिलेंगी जो मिसिंग है। अपने बारे में वो बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम खुल के बताते हैं। एजुकेशन के बारे में कुछ सेक्शंस मिसिंग हो जाते हैं, या उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किए वो लिंक्डइन पे नहीं डालते। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, रेज्यूमे में डाल रहे हैं, आप उसको लिंक्डइन के साथ एम्बेड कीजिए, आप उसको डालिए, पब्लिश कीजिए लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हैशटैग्स यूज करके आप काफी लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को पावर बीआई में जाना था। ठीक है, मेरे को पावर बीआई रोल चाहिए था। तो पावर बीआई से रिलेटेड रोल क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। तो मैंने सर्च बार में सीधा डेटा एनालिस्ट डाला, और डेटा एनालिस्ट डाल के जब एंटर मारोगे तो आप सारे लोग आ जाएंगे जिनकी प्रोफाइल में डेटा एनालिस्ट वर्ड होगा। तो मैंने क्या किया, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए और सबने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। और वही होता है, तो ये आप भी कीजिए। आपको जो भी आपको बनना है, लेट से आप एसक्यूएल डेवलपर बनना चाहते हैं, पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, आप वही कीवर्ड डाल के सर्च कीजिए। लोग जो भी आपको मिल रहा है आप उनसे कनेक्ट कीजिए। और उसके बाद जब आपको जॉब चाहिए, तो आप जब अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, तो आप लिखिए हैश कनेक्शंस। तो कनेक्शंस मतलब आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनको वो पोस्ट दिखाई देगी, तो आपकी रीच बढ़ेगी। और इसमें आप अपनी कंपनीज को भी यूज कर सकते हैं। लेट से आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम करना चाहते हैं, तो आप हैश माइक्रोसॉफ्ट लिखिए, हैश गूगल लिखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाले जो लोग हैं, जो आपकी प्रोफाइल में नहीं भी होंगे, वो भी देख पाएंगे क्योंकि आपने वो हैशटैग यूज किया है। तो इससे आपकी रीच बढ़ेगी। आप जितना रीच बढ़ा पाएंगे लिंक्डइन पे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो देखिए ये अमन तीसरी भाई ने चीज। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक डेटा साइंस का एक पूरा पूरा एग्जाम्पल दे दिया कि आप जब भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस के बारे में समझ पाएंगे या पढ़ेंगे तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। जो अभी अमन ने कहा कि एक जॉब सर्च करना भी एक आर्ट है। राइट अमन? बिल्कुल, बहुत बड़ी आर्ट है ये तो। सही बात है, क्योंकि एक जॉब सर्च करना नहीं, पूरी तरीके से जॉब को हंटिंग करना जो है वो इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो जो भी स्टूडेंट है उन्हें घबराना नहीं है, सबसे पहले तो मोटिवेट होना है। क्योंकि देख सकते हैं आप मेरे सामने अमन भाई को, जिन्होंने पहले जो अपना बैकग्राउंड है बायोलॉजी की तरफ रखा, उसके बाद वो मैथ्स की तरफ आए, फिर मैकेनिकल की तरफ गए, फिर उसको फाइनेंशियल की तरफ आए, फाइनेंस में एमबीए किया, उसके बाद उन्होंने अपने मन पसंदीदा काम टीचिंग को किया, डिफेंस में जाना चाहते थे, और आज उन्हीं सारी वजहों के कारण वो आज आपके सामने है, और एज ए बड़े भाई या फिर एज ए भाई की तरह आपको यहाँ पे जो है मेंटर जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। थैंक यू निशांत। मैं सो लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी चीज़ आप करें थोड़ा शिद्दत से करें, और सफलता मिलेगी ज़रूर। जर्नी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मंजिल मिलती ज़रूर है। राइट राइट अमन। सो देखो, हम लोगों ने अमन भाई से क्या क्या पूछ लिया, अभी तक सब कुछ पूछ लिया। अब अमन भाई, डेटा एनालिस्ट की हमारी जो जॉब लगी, फर्स्ट जॉब जो हमारी लगी, उसमें एक डेटा एनालिस्ट को जाने के बाद करना क्या होता है? यहाँ पे पूरे दिन भर डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जाने के बाद करना क्या होता है? डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है।
या ईटीएल प्रोसेस करते रहना पड़ता है, या फिर एक्सेल में दिन भर काम करने पड़ता है? ये सारी चीजें आप स्टूडेंट्स को बताएं। देखिए निशांत, ये चीज़ें जो होती हैं ये सब्जेक्टिव होती है। ये आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है और उस समय प्रोजेक्ट कौन सा है आपकी कंपनी में, उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं हूँ पावर बीआई डेवलपर, बट जो पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था उसमें ईटीएल में मतलब एक्सेल में, सॉरी एक्सेल में मेरे को सफाई करनी थी डेटा की। तो आप ये समझिए एक्सेल पे मेरे को काम मिल गया था, तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो आप कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए कि आपको यही मिलना चाहिए या वही मिलना चाहिए। आप तैयार रहिए क्योंकि आपको जॉब की जरूरत है। उसके बाद अभी बीच में मेरे को कुछ दिन के लिए पाइथन पकड़ा दी गई, इंटरनल कुछ टास्क थे हमारे कंपनी के, तो मैंने पाइथन पे भी काम किया। अभी कुछ दिनों के बाद एक नया प्रोजेक्ट आएगा जिसपे मेरे को टैब्लू पे काम करना पड़ेगा, तो करंटली मैं टैब्लू सीख रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतनी अच्छे से नहीं आता है। तो आप डेटा एनालिस्ट के लिए मैंने जितनी स्किल्स आपको गिनाई है, आप वो सारी स्किल्स सीख के रखिए और थोड़ी मीडियम लेवल तक महारत हासिल कीजिए, तो वो आपको काम आ जाएंगी। क्योंकि क्या जॉब रोल मिलेगा आप भी गेस नहीं कर सकते। तो इसी के लिए आप अपना माइंडसेट रिजिड मत बनाइए, फ्लेक्सिबल रहिए कि हाँ मेरे को ये भी मिलेगा तो भी मैं कर लूंगा, ये भी मिलेगा तो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि ये सब डेटा एनालिस्ट के ही अलग अलग फ्लेवर है। आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, अब आप ये थोड़ी बोलते हैं कि यार ये फ्लेवर मतलब क्रीम नहीं लग रही है। आप बस यही बोलेंगे कि ये फ्लेवर अलग लग रहा है, क्रीम तो वही होती है। तो बस वही चीजें यहाँ पर भी है। करेक्ट। अमन का कहने का मतलब है कि देखिए, कभी भी हम लोग किसी भी जॉब में जाते हैं तो लगातार हमें सीखते रहना पड़ता है। जैसे अमन की जर्नी से हम लोग सीख रहे हैं कि अमन ने पहले पावर बीआई पढ़ लिया, जॉब क्रैक कर ली, उसके बाद जरूरत पड़ती है तो आज वो टैबलू यूज कर रहे हैं। हो सकता है कल उनको जरूरत पड़ेगी ज़ोहो की, कल उनको क्लिक सेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपनी स्किल सेट को लगातार इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। तो डेटा साइंस की या डेटा एनालिस्ट की जो जर्नी होती है, वो हमारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि वो ऐसी जर्नी होती है जिसको आपको लगातार जो है सीखते रहना है, लगातार यहाँ पर आपको अपडेट होते रहना है। राइट अमन? बिल्कुल बिल्कुल, सीखना तो कभी छोड़ना नहीं जिंदगी में। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, आप समझ लीजिए कि आप मर गए हैं। लिटरली आप मर गए हैं। आप कुछ, आप लाइफ में और कुछ अच्छा कर नहीं सकते। सही बात है अमन। सो अमन, मैं आपसे और थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ डेटा बिल्कुल। एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग डेटा एनालिस्ट के बाद डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, हम मान के चलते हैं एक स्टूडेंट है जो अभी जॉब क्रैक कर रहा है, मतलब जॉब अभी फर्स्ट इनिशियल लेवल का जॉब लिया, एंट्री लेवल का, ठीक है। वो 1 साल या 2 साल काम करेगा एक एक्स नंबर के पैकेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक्स से 2x तरफ के पैकेज में जाने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज, उसको कितना टाइम लगता है 2x के अंदर जाने के लिए? यदि आप इस चीज में यदि रियलाइज कर रहे होंगे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो वो भी आप हमारे व्यूवर्स कम्युनिटी को बताएं। देखिए इस फील्ड में सबसे कमाल की बात यह है कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है बाकी फील्ड्स की कंपैरेटिवली, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा चैलेंजिंग सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग काम रहता है। तो जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा और क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इसमें कुछ नई-नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एयरफ्लो है, पाइथन पे पूरी तरह से काम करता है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ एक क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए। मार्केट में 3 क्लाउड बहुत फेमस हैं, अभी चल रहे हैं। एक है एडब्ल्यूएस, एक है अज़्योर और एक है गूगल क्लाउड, जीसीपी हम जिसे कहते हैं। तो आप तीनों में से कोई एक सीख लीजिए, बाकी फंक्शनिंग तीनों की एक जैसी है, तो आप एक सीख लेंगे, आप बाकी 2 अपने आप काम कर लेंगे। तो जब आपको ये चीज़ें आ जाएँगी, तो आप इन्हीं में ईटीएल भी बना सकते हैं। ईटीएल के लिए कोई अलग से आपको टूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन भी आपका ईटीएल का काम कर देता है। टैब्लू में भी ईटीएल है, पावर बीआई में भी ईटीएल ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है और एयरफ्लो तो है ही एक ईटीएल टूल। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, खुद से जब आप ये चीज़ें करेंगे अकेले होके, तो उसको हम एक साइंटिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट क्या होता है? बहुत सारे एनालिस्ट मिलके जो काम कर सकते हैं, वो एक डेटा साइंटिस्ट अकेले कर सकता है। तो इसी के लिए जैसे ही आप डेटा साइंटिस्ट बन जाएँगे, तो आपकी सैलरी 2 टाइम्स क्या, आपकी 3 टाइम 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इतना ज़्यादा सैलरी पैकेज है डेटा साइंटिस्ट का और उसकी डिमांड भी बहुत है। तो आप एकदम से वो डिमांड देख के आप कूदने की कोशिश मत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए एनालिस्ट से। एक बार आप घुस गए, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट बनेंगे, तभी आप एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन पाएँगे, ये चीज़ें याद रखिए। और बस यही जो मैंने स्किल्स आपको गिनाई हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये स्किल्स अगर आपको नहीं आती, तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन पाएँगे। तो बस यही मेरा रहेगा लोगों को राय कि बस आप पहले डेटा एनालिस्ट के बारे में फ़ोकस कीजिए और जब आप 2 साल मैक्सिमम आपको 1.5 साल लगेगा आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि वो आपको कितनी जल्दी प्रमोशन देती है या आपके काम की निष्ठा पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर्स मैटर करते हैं। करेक्ट। अमन का कहने का मतलब है कि हम लोग को डेटा साइंस की तरफ जाना है डेटा एनालिस्ट के लिए, तो हम लोग को लगातार नई नई चीजें सीखती रहनी पड़ेगी, चाहे वो डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो,
अमन, यहाँ पे क्या स्टूडेंट को डिप्लॉयमेंट के लिए कोई स्किल सेट या कोई फ्रेमवर्क सीखना चाहिए? जो जो डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ रहा है, उसको एक डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट दोनों के बीच में वो डाइवर्सिफाई कैसे करे कि मुझे इस लेवल तक ही जाना है पाइथन में। यदि आपके आपके कोई फीडबैक होंगे, मुझे एसक्यूएल में इस यहाँ तक ही जाना है, मुझे नो सीक्वल लैंग्वेज ही पढ़नी है, मुझे सीक्वल लैंग्वेज तरफ नहीं जाना है, मोंगोडीबी वगैरह नहीं पढ़ना है। वो एक स्टार्टिंग स्टूडेंट जो है, जिसको कुछ भी नहीं आता, जो लोग बिना मेंटर के पढ़ रहा है, ठीक है, उसको एक थीन लाइन जो होती है डेटा एनालिस्ट में कितना पढ़ना चाहिए और डेटा साइंटिस्ट में कितना पढ़ना चाहिए, वो एक खुद से वो कैसे यहाँ पर जो है वो जज कर सकता है। यदि कोई आप यहाँ पे रिसोर्सेज मटेरियल, सोर्स मटेरियल बताना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो इस बारे में जब मैंने खुद से, मेरे को एक्चुअली क्या था ना, मेरे को खुद ही लगता था ये सारी चीज़ें एक हैं, बस फिर जब मैंने खुद से देखा, ढूंढा, और कंपनी में आके जब मैंने लोगों से बात की तो मेरे को पता चला कि थोड़ा सा अंतर होता है हर चीज़ में, बाकी हैं एक ही चीज़ है ये। तो जैसे कि आपने डिप्लॉयमेंट के बारे में पूछा कि जब आपको डिप्लॉयमेंट करना होगा या डिप्लॉयमेंट आने लग जाएगा तो आप एक तरह से आप साइंटिस्ट की ओर बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि एनालिस्ट का काम डिप्लॉयमेंट का नहीं होता है, ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है डिप्लॉयमेंट का। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक मॉडल आप बनाते हो मशीन लर्निंग में, उसको टेस्ट करते हो, एक्यूरेसी देखते हो, और फिर आप उसको डिप्लॉय करते हो। तो ये डेटा साइंटिस्ट करता है, डेटा एनालिस्ट नहीं करता है। तो आप शुरुआत में ये सारी चीज़ें मत सीखिए, क्योंकि ये चीज़ें सीखने में आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। अब क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हमें देख रहे हैं, उनको जॉब की आवश्यकता है या जॉब ढूँढ रहे होंगे, तो 6 महीने का रोड मैप मेरा यही रहेगा कि आप पाइथन जब आप सीख रहे हैं, तो आप डेटा फ्रेम बनाना सीख लें। आप कोई भी रॉ डेटा आ रहा है, आप उसको लोड करना सीख लें, उसको कैसे क्लीन करेंगे वो आप सीख लें। क्योंकि डेटा को क्लीन करने के कुछ 5 से 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। और बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स आप किस तरह से उसको मैनिपुलेट करेंगे, हम उसको डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। आप डेटा मैनिपुलेशन सीख लीजिए, इतना शुरुआत के लिए बहुत है। नहीं तो पाइथन तो इससे कई गुना ज़्यादा है, इट्स एन ओशन। ठीक है, इतना आप सीख लेंगे तो पाइथन के लिए ठीक है। फिर कमिंग टू एसक्यूएल, एसक्यूएल में बेसिक चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए स्टार्टिंग लेवल की। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, उनमें वैल्यू कैसे डाली जाती है। ठीक है, वैल्यू अगर एक बार डाल दी उसको चेंज कैसे करें, पूरी की पूरी टेबल ड्रॉप करनी है तो कैसे करें। ठीक है, टेम्परेरी टेबल बनानी है तो कैसे करें। ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए। अगर आपको किसी को परमिशन ग्रांट करना है, कल को अगर आपको एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर का काम मिल गया तो आपको परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी कि कौन क्या कितना काम कर सकता है डेटाबेस में। ये ठीक है, ये एक सिक्योरिटी वाला जैसा काम है कि अगर हर कोई एक्सेस करने लग जाएगा आपका डेटाबेस तो वो हैक हो सकता है। तो वो कैसे ग्रांट करते हैं, ये सारी बहुत सिंपल सिंपल 2-3 लाइन के स्टेप्स होते हैं, बस आपको सीखना और प्रैक्टिस करना है। इतना तक आप सीख लीजिए, नहीं तो एसक्यूएल में भी कई गुना ज़्यादा लंबी-लंबी चीज़ें हैं। ठीक है, जॉइन्स सीख लीजिए, जॉइन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, ये सारी चीज़ें। और किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या देखा है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे ये पूछते हैं कि ये चीज़ यूज़ कहाँ होगी? क्योंकि यूज़ करना तो लोगों को आता है, लेकिन कहाँ पे यूज़ की जाती है वो उनको नहीं पता है। अब जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था एसक्यूएल में कि मैं लेफ्ट जॉइन ही क्यों यूज़ करूँ इस केस में, मैं राइट जॉइन क्यों नहीं यूज़ कर सकता? तो आपको जब तक अंतर नहीं पता होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आप नहीं बता पाएँगे। तो उसके लिए आप उसकी थियरी पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ़ हर चीज़ प्रैक्टिकली नहीं होती है। एक मतलब कि राइट हमारे मिक्सचर रखिए थियरी फंडामेंटल्स प्रैक्टिकल का। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ये अमन का यहाँ पे कहना है। और यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो मुझे ड्रॉप करते हैं कि मैं लगभग लगभग 1 महीने से यहाँ पर एडवांस एक्सेल पढ़ रहा हूँ। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक्सेल पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं उसको आप याद करते रहेंगे। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आप एकदम एक्सेल में ये यहाँ पे पूरा 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 मंथ दे देंगे तो आपका यहाँ पे पूरी तरीके से टाइम वेस्ट हो सकता है। वही चीज आपकी एसक्यूएल में भी हो सकती है, वही चीज आपकी पाइथन में भी हो सकती है। तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो सिलेबस होता है उसको यहाँ पे फॉलो अप करते हुए जाएं और उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे देखें कि आप एक्सेल के अंदर वी लुकअप तक पहुंच गए हैं, आपने यहाँ पे पिवट टेबल्स बना लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है सारी चीजों को जो है ब्रेक कर सकते हैं। राइट हमें? राइट, राइट, बिल्कुल सही। राइट। बेसिक और चीज़ें आप सीखिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो आपको गूगल में मिल जाएँगी। आप अगर डालेंगे ना कि द जी, मोस्ट यूज्ड फंक्शंस इन एक्सेल, आ जाएँगी। आप उतने ही पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं एक 6 महीने का जो रोड मैप अमन ने जो यहाँ पे लिया हुआ है, वहां पे उन्होंने लिमिटेड चीजें पढ़ी है, लेकिन जो चीजें पढ़ी है वो पूरी की पूरे फंडामेंटल्स के साथ पढ़ी है। उन्होंने इंटरव्यू को कैसे तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए वो भी हमसे बताया, रिज्यूम कैसे बनाना है वो भी हमसे बताया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरव्यू में क्या हुआ अमन के साथ। अमन देखिए, हम लोग एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर चीजों को देखते हैं कि एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जाता है,
तो वो वहां पे जो स्टार्टिंग के जो अपने इंटरव्यू के स्टार्ट करता है, राइट, जो अपने स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन देता है, उससे ही आप उसके दूसरे क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जो है रेज होते जाते हैं, राइट अमन? तो आपका राइट, जो बिल्कुल सही। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा कि आपको टेक्निकल की तरफ कितना लेके जाया गया और नॉन टेक्निकल की तरफ क्यों लेके जाया गया? क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट यहाँ पर बिजनेस को भी अंडरस्टैंड करना उसको आना चाहिए, साथ ही साथ उसको टेक्निकल स्किल्स भी आना चाहिए। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा? इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? वो सारी चीजें आप हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को काइंडली शेयर करें। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली हम कैंडिडेट इस बात पे फोकस नहीं करते, हमको ये लगता है बस उसने क्वेश्चन पूछा हमको आंसर देना है, ऐसा नहीं होता है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। मेरी शुरुआत में गलतियाँ ये हो रही थी कि जब वो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछते थे कि ठीक है अमन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इतना शॉर्ट और क्रिस्प रखता था कि मतलब उनको लगता ही नहीं था कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या ही पूछें। तो वो फिर सीधा मेरे टेक्निकल पे आ जाते थे। ठीक है? जबकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी स्ट्रेंथ पे बिताने देंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें मेरे को काफ़ी देर में समझ में आई, छठे 7वें अटेम्प्ट में। तो छठे 7वें अटेम्प्ट का मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हुई सीधा-सीधा। मेरे आखिरी अटेम्प्ट में एक्चुअली हुआ ये कि मैं समझ में आ गया था कि मेरे को इस बार अपने स्ट्रेंथ के बारे में उनको बताना है, ताकि सारा क्वेश्चन, सारा इंटरव्यू मेरी स्ट्रेंथ की तरफ मुड़ जाए और मैं आसानी से आंसर दे पाऊँ। तो इस बार मैंने रिज्यूमे भी चेंज किया था, पावर बीआई को टॉप पे डाला था। ठीक है? और जब उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है अमन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और बताइए कि आपकी क्या-क्या स्किल्स हैं और किस स्किल्स में आप कितने अच्छे हैं। तो मैंने शुरुआत जब पूरा अच्छे से डिटेल में अपने बारे में बताया, मैं कहाँ से हूँ, क्या किया, एजुकेशन एंड एवरीथिंग। मैंने स्किल्स में सबसे पहला जो वर्ड मैंने यूज़ किया, पावर बीआई। जो भी रिज्यूमे में है आप वही चीज़ आपको बतानी है। ठीक है? पावर बीआई जब मैंने कहा, उसके बाद फिर मैंने एसक्यूएल कहा, स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहा, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने लिखा था। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब इंटरव्यूअर वही पूछेगा ना जो आप उसको बता रहे हो। तो उसने सीधा-सीधा मुझसे पूछा कि ठीक है, आपने पावर बीआई पे कोई प्रोजेक्ट किया है क्या? अगर किया है तो हमें बताइए उसके बारे में। तो वही मैंने रिज़्यूमे में डाला था। तो बस फिर तो बस मेरी चाँदी थी। तो उसके बाद बस मेरे को डिटेल में अपना प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना था और बस काम बन गया था, तो वही मैंने किया। फिर उन्होंने काफ़ी डेप्थ में घुस के मेरे से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने? इसको इस तरह से भी किया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैंने उनको रीज़न्स भी बताए कि सर ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए नहीं किया। तो इस चीज़ों से उनको आपका टेक्निकल स्किल्स का भी आइडिया लग जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी, सॉफ्ट स्किल्स का भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि वो आपके स्ट्रेंथ पे ही बेस्ड होना चाहिए। उतना आप कर लेंगे तो लगभग-लगभग 90% आप मान के चलिए आपने इंटरव्यू की लड़ाई जीत ली है। वो 10% कभी इधर-उधर कुछ हो सकता है, वो अगर कभी उसका मूड नहीं हुआ तो नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बट आप इतना कर लेंगे तो आप श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अमन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब लर्निंग पॉइंट आपको बताया है कि आपको इंटरव्यू का जो प्रैक्टिस करना है या इंटरव्यू की जो आपको तैयारी करना है, वो आपके हाथ में है कि आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट बना रहे हैं और अपने इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उस पर आप फोकस करिए। क्योंकि आपको वहां पर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या आधा घंटा, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी आपकी लर्निंग जर्नी बताना है। तो आपको यहाँ पर ये आर्ट आना चाहिए। आप सीख सकते हैं। यहाँ पर अमन ने अपनी गलतियों से कई सारे यहाँ पर लर्निंग लेसन हमें दिए हैं। हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए अमन ने इतना मेन जो टाइम है वो निकाल के यहाँ पे हमें दिया है। सो अमन, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे पूछेंगे कि अमन, एक लड़का जो अपने घर से निकला, लखनऊ से निकला, और उसने एक छोटे शहर से निकलकर एक बड़े शहर में यहाँ पे नौकरी पा ली है। आज प्राउड फादर है हमारे पास, जिन्होंने जिन्होंने नहीं पता सोसाइटी को, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा ही हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अपने बच्चों के पोटेंशियल्स को। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, उसको यहाँ पे जो है वो लॉस कर देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के चक्कर में। तो यहाँ पर मैं आप उन स्टूडेंट्स को क्या फीडबैक देना चाहोगे कि यार, डिप्रेशन पॉइंट और लो पॉइंट तो हर किसी के जीवन में आते हैं। उसमें आज अमन के साथ जो है वो उन्होंने उसे फिगर आउट करते हुए आए, तो अमन आज एक स्ट्रॉन्ग फिगर में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लेकिन वो लड़का जो आज 2015 वाला अमन था, वो लड़का यदि इस वीडियो को देख रहा है या वो लड़की इस वीडियो को देख रही है, तो उनको क्या आप फीडबैक देना चाहोगे? देखिए, इसमें मैं एक अपनी तरफ से एक पर्सनल टच जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, हम सब इंसान हैं और हमको नहीं पता कि हमारा फ्यूचर में क्या लिखा है या क्या करना चाहिए। बहुत लोग शुरुआत में हार मान जाते हैं। ठीक है, मेरी कुछ 3 गलतियाँ रहीं, मैं प सबसे पहले गलतियाँ गिनाऊँगा आपको।
सबसे पहली गलती तो ये थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो सोसाइटी जब ऐसा होता है ना कि आप थोड़ी सी कुछ अच्छा करो तो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ भाई अच्छा लड़का है, कुछ ना कुछ कर लेगा, तो ये चीज ओवर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर कभी मत आने दीजिए, क्योंकि आप याद रखिए जिस दिन जिंदगी आपको नीचे गिराएगी आप ऐसे गिरेंगे कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये पहली गलती। दूसरी गलती ये थी कि मतलब मैं ना एक रिजिड माइंडसेट के साथ रहता था कि नहीं मेरे को यही करना है, ये नहीं करना है। जबकि आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में या आपकी तरफ आ रही है, आप हर चीज़ ट्राई कीजिए, देखिए आपके साथ क्या सही बैठ रहा है, ठीक है? और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं शुरुआत में उतना स्पिरिचुअल नहीं था, जबकि आपको अपने इमोशनल क्वोशंट को अच्छा करने के लिए आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि आप जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने गॉड को, ईश्वर को, जिसको भी है, आप उसको मानिए, दिल से आप उसकी सहायता मांगिए और अपना कर्म करते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सफलता आज नहीं मिलेगी, आपको सफलता कल नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर अगर आप लगे रहेंगे तो। क्योंकि रोड कभी खत्म नहीं होती है, बस रोड पे चलते रहना चाहिए आपको। अगर आप रोड पे खड़े ही रहेंगे तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प में यही रखना चाहूंगा कि देखिए डिप्रेशन का भी फेस आएगा, झगड़े भी होंगे घर में, लोगों के साथ डिस्टरबेंसेस होंगे, ठीक है? और हर कोई आपकी एनर्जी सक करने की कोशिश करेगा। आप ये देखिए कि आपका टाइम कहाँ डाइवर्ट हो रहा है। आप उस चीज को थोड़ा फिक्स आउट कीजिए, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए, ठीक है? सिर्फ अपने परिवार को समय दीजिए और किसी को समय मत दीजिए, और आप बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। यही मेरा कहना है व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अच्छे एलपीए तक पहुंचने की जो जर्नी है उसका फुल फॉर्म हम लोगों ने सीखा अमन से। एल का फुल फॉर्म लर्निंग, पी का फुल फॉर्म प्रैक्टिसिंग और ए का फुल फॉर्म असेसमेंट। आप लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और असेस करते रहिए तो आप एक अच्छे एलपीए तक पहुंच पाएंगे। सो यहाँ पर अमन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आकर हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए इतना टाइम निकाला। और जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी इस वीडियो को देख रही है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमन का यहाँ पर लिंक्डइन का हम लोग जो लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आप जाकर डायरेक्टली अमन से भी कई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप सारे आने वाले जो क्वेश्चन है पॉडकास्ट के लिए वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं। और मैं फिर से पॉडकास्ट को इसी लाइन के साथ ख़त्म करूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ों के बाद कर सकता हूँ, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और कभी भी आपको एक सेकंड के लिए भी डिप्रेशन फील हो, तो आप अपने से नीचे वालों को देखिए। आपके पास अभी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नीचे लोगों के पास नहीं है। तो इस बात का आप शुक्र मनाकर, पॉजिटिव होकर फिर से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अमन। मैंने भी आज अमन से बहुत सारी चीजें सीखी। मिलियंस ऑफ हेल्पिंग हैंड्स को यहाँ पर जोड़ने का हमारा जो सिलसिला है वो लगातार चलते रहेगा। आज हमारे साथ एक और हेल्पिंग हैंड्स अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए मैं अमन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अमन। थैंक यू निशांत, थैंक यू।